हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं परसेंटेज की ये चौथी क्लास। अभी तक जो है हम लोग परसेंटेज पर बेस्ड 3 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें जो है पहली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। शॉर्टकट तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज में टेबल को बना सकते हैं, ठीक है ना। और जिसने अभी तक टेबल नहीं बनाई है वो ज़रूर बना लीजिए, ताकि जो है जब आप टेबल परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना, टेबल पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए परसेंटेज निकालना, ठीक है ना। जब बड़े बड़े परसेंटेज आपसे पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जब उसको फ्रैक्शन के रूप में आप लिखते हैं तो आसानी से और कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने पहली क्लास में बहुत सारे जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। दूसरी तीसरी क्लास भी आपकी पूरी प्रैक्टिस पर बेस्ड थी, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही जो है जो आपके एग्जाम में पहले न पहले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है परसेंटेज में आते हैं वो हम लोगों ने दूसरी और तीसरी क्लास में समझा है। आज चौथी क्लास है ये। चौथी क्लास में भी जो है आज हम जो है एग्जाम पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके आते हैं और जो वोटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम जो है एग्जाम पर बेस्ड और वोटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन के तरीके को समझने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 32% ऑफ द aggregate marks to pass. A student gets 148 marks and is declared failed by 28 marks. What is the maximum aggregate marks a student can get? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का 32% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 148 अंक प्राप्त होते हैं और उसे 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर बताने हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर क्या है एग्जाम के। अब देखो एक चीज़ जरा समझो, यहाँ पर एक जो छात्र है वह कितने नंबर प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है 148 और वह 28 नंबर से फेल हो जाता है। अच्छा, मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है? तो आपने कहा कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 32%। मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 32%, ठीक है ना। कितना है आपका? तो ये है आपका 32%। एक छात्र है, ठीक है ना, जो आपका 148 अंक पाता है लेकिन 28 अंकों से वह फेल हो जाता है। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं बात करूं तो मिनिमम पासिंग मार्क कितने होंगे? मिनिमम पासिंग मार्क कितने होने चाहिए? मिनिमम पासिंग मार्क होने चाहिए उसके 148 तो उसको मिले ही मिले हैं। 148 तो उसको मिले ही मिले हैं। अगर वह 28 और नंबर ले आता, ठीक है ना भाई, 28 से वह फेल हो गया ना, अगर 28 नंबर उसके और आ जाते तो वह पास हो जाता। तो मिनिमम पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे? तो 148 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 8 8 16, 1 आपका होल्ड हुआ, 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1। तो जो है मिनिमम पासिंग मार्क होने चाहिए 176।
क्लियर है बात मेरी समझ में आ रही है भाई। मिनिमम पासिंग परसेंटेज है आपका 32, मिनिमम पासिंग मार्क होने चाहिए 176, क्योंकि 148 नंबर वो लेके आता है लेकिन 28 से वह फेल हो जाता है, तो मिनिमम पासिंग मार्क 176 होने चाहिए। तो मैक्सिमम मार्क कितने हो सकते हैं जरा देखो भाई, मैक्सिमम मार्क कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क कितने हो सकते हैं? तो आपने कहा भाई 32% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 176 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 176 अपॉन 32 और मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 100 से, ठीक है ना भाई। 32% है, परसेंट लगाए तो अपॉन में 100 होगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो इसको किससे कैंसिल कर लें? 16 से कैंसिल कर लें। 16 2 जा आपका हो जाएगा 32, 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16 11 टाइम जाएगा। 2 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 आएगा। अब 5.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम मार्क आ जाएंगे आपके 550। अर्थात उस एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क हैं वो हैं 550। क्लियर है? मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 550। और मिनिमम पासिंग मार्क कितने चाहिए उसको? 176। और आपको मिनिमम पासिंग परसेंटेज दिया गया है 32%। तो मैक्सिमम मार्क कितने निकल के आपके? 550। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे जो है हम आसानी से जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। अ बॉय स्कोर्ड 571 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 129 मार्क्स। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स? एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। एक लड़के ने 571 अंक प्राप्त किए और 129 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? अब देखो यहां पर दिया गया है कि भाई जो बॉयज हैं उनके लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है? तो आपने कहा 40%। अच्छा जो गर्ल्स हैं उनके लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है? तो आपने कहा उनके लिए है 35%। हमें बताना है कि गर्ल्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क कितने होंगे। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर दिया गया है कि बॉयज़ के लिए मिनिमम पासिंग मार्क कितने चाहिए। तो आपने कहा कि इसमें दिया गया कि एक लड़के ने 571 अंक प्राप्त किए और वह जो है 129 अंकों से फेल हो गया। तो अगर हम बात करें कि मिनिमम पासिंग मार्क कितने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क, मिनिमम पासिंग मार्क फॉर बॉयज, मिनिमम पासिंग मार्क फॉर बॉयज, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 571 और प्लस आपका जो है 129, कितना आ जाएगा जरा ऐड कर लो, 10, 7 to 9 और 110, 5 1 6 और 1 7। तो बॉयज़ के लिए मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए 700, ठीक है, क्योंकि भाई उसने 571 का मार्क अर्जित किए और 129 मार्क्स से वह फेल हो गया। तो भाई उसके लिए जो है बॉयज़ के लिए मिनिमम पासिंग मार्क थे 700, ठीक है ना। अच्छा बॉयज़ का मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है? 40%। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क, तो ये निकल के आएगा आपका कैसे, ये हो जाएगा आपका 40% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
700 के। अब देखो 40% को डायरेक्ट आप 2/5 लिख सकते हैं। 40% को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2/5। तो 2/5 इक्वल्स टू 700 के। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 700 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा आपका 2 के। ठीक है भाई, 40% को डायरेक्ट आप 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इसको 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, बचेगा 1, और 2 5 जा आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 2 5 जा 10। ठीक है, 35 दूना 70 होता है। 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 3 जा हो जाएगा आपका 15 और 2 हो जाएगा 17। अर्थात जो मैक्सिमम मार्क हैं उस एग्जाम में वो हैं 1750। ये तो मैक्सिमम मार्क हो गए। ठीक है ना, हमसे पूछा है कि गर्ल्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क कितने होंगे, तो हम निकाल लेते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क फॉर गर्ल, मिनिमम पासिंग मार्क फॉर गर्ल। तो आपने कहा कि भाई मैक्सिमम मार्क है उस एग्जाम के 1750। ठीक है, 1750, और गर्ल्स को चाहिए उसमें से 35%, क्योंकि गर्ल्स का मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 35%। तो गर्ल्स को चाहिए जो है कितना आपका 35%। 35% को आप लिख सकते हैं 7/20, 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो है 35% को आप डायरेक्ट जो है इसमें किसमें जो है फ्रैक्शन में 7/20 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। आपको इसका जो है 35% ही तो चाहिए, वही तो मिनिमम पासिंग मार्क हो जाएगा गर्ल्स के लिए। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर जो है 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16, बचेगा कितना आपका 1। ठीक है ना, 2 7 जा आपका 14, और 2 5 जा 10, ठीक है 87.5। अब 87.5 में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 3 आपका होल्ड हुआ, 7 7 जा 49, 49 और 3 हो जाएगा आपका 52। ठीक है ना, और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 52 में 2 रख दिया, 5 आपका होल्ड हुआ, 7 8 जा 56, 56 में आप जो है 56 में आप 5 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 61। तो मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए गर्ल्स के लिए 612.5। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होने चाहिए 612.5। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। अ स्टूडेंट गेट 200 marks and is declared failed by 8% marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं और उसे 8% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। तो एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है। अब देखो यहाँ पर जो है जो फेल हो गया वो, तो यहाँ पर उसको नंबर ना देके परसेंटेज दे दिया गया कि भाई वो 8% से फेल हो गया। अच्छा, मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है 40%। अच्छा, कितने नंबरों से वह फेल हुआ, तो आपने कहा अब नंबर नहीं दिया, परसेंटेज दिया गया है 8%। उसको जो नंबर मिले हैं वो है 200।
ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो 200 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आपने कहा भाई मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 40%, वह 8% से फेल हुआ, तो जो उसको 200 अंक मिले हैं वो किसके बराबर में होंगे? वो बराबर होंगे 40 माइनस 8% के, उसी के बराबर तो उसको अंक मिले हैं, क्योंकि मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 40%। अगर वह पास होता 200 अंकों में तो 40% के बराबर हो जाता, लेकिन वह तो 8% से फेल हो गया है। तो फिर अब देखो यहां पर जो ये 200 किसके बराबर में होगा? तो आपने कहा कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है? मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना दिया गया है? मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम पासिंग परसेंटेज ये दिया गया है आपको कितना? 40%, ठीक है। लेकिन वह फेल कितने परसेंट से हुआ? वह फेल हो गया 8% से। फेल कितने परसेंट से हुआ? तो आपने कहा 8% से, ठीक है ना। अच्छा, उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए? ऑब्टेन मार्क कितने हैं उसके? तो आपने कहा 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क, हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क। तो मैक्सिमम मार्क इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, मैक्सिमम मार्क इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40 माइनस 8% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200 के, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200 के, ठीक है भाई। क्योंकि उसने 200 अंक ही तो प्राप्त किए हैं, जो कि आपका 40 माइनस 8% के बराबर है। तो 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका? 32%। कितना हो जाएगा? 32% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए जो है 200 के। अब यहां पर देखो 32% को आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 8/25, 8/25 इक्वल्स टू 200 के। तो यहाँ पर देखो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? तो आपने कहा 200 इंटू हो जाएगा आपका 25 अपॉन हो जाएगा 8 से जब 200 को कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स जाएगा, 25 इंटू 25 हो जाएगा आपका 625। तो जो मैक्सिमम मार्क हैं इस एग्जाम के वो हैं 625। क्लियर है भाई? 8 से जब आप 200 को कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 8 जा 200 होता है, ठीक है। और 25 इंटू 25 आपका हो जाएगा 625। तो जो मैक्सिमम मार्क हैं इस एग्जाम के वो हैं आपके 625। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि अ कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 41% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 32% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर। एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का न्यूनतम 41% अंक प्राप्त करना होगा। उसे कुल अंकों का 32% अंक मिले और वह 45 अंकों से असफल हो गया। अधिकतम अंक हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में आप उस स्टूडेंट ने जितने मार्क प्राप्त किए वो दिए गए थे और वहां पर फेल परसेंटेज दिया गया था। लेकिन अब देखो क्या है, अब जो है मिनिमम पासिंग परसेंटेज तो दिया गया है और अब जो उसने प्राप्त किए उसका परसेंटेज दिया गया है और फेल्ड आपको नंबर दिए गए हैं कि भाई वह 45 अंकों से असफल हो गया। तो अब देखो यहां पर जो आपको दिया गया है वो पहले क्या दिया गया है? तो आपने कहा दिया गया है मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, ठीक है।
मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, तो आपने कहा ये है आपका 41%। अच्छा, उसने प्राप्त कितना किया है, अगर बात करें कि ऑब्टेन्ड परसेंटेज, तो आपने कहा ये है आपका जो है, ये है आपका 32%। फेल्ड कितने नंबरों से हो गया, ठीक है ना। अगर बात करें तो फेल कितने नंबरों से हुआ, तो आपने कहा फेल हो गया 45 मार्क से, फेल हो गया वह 45 मार्क से, ठीक है। और हमसे यहां पर पूछा जा रहा है मैक्सिमम मार्क, तो मैक्सिमम मार्क हम कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम मार्क हमें निकालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क कॉस्ट हो जाएगा आपका जो है 41 माइनस 32, ये जो 41 माइनस 32% आएगा किसके बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 45 के। क्यों, क्योंकि भाई न्यूनतम जो आपको जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज चाहिए वो चाहिए आपका 41%। उस लड़के ने जो प्राप्त किए वो है 32% और वह 45 मार्क्स से फेल हो गया। तो भाई फेल कितने परसेंट से हुआ, फेल कितने परसेंट से हुआ, तो आपने कहा 41 माइनस 32 9% से वह फेल हो गया। परसेंटेज की अगर बात करें तो 9% आएगा, अगर नंबर की बात करें तो 45 दिया गया है। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका 9% इक्वल्स टू 45, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 45 अपॉन में 9 इंटू आपका 100, तो 9 5 जा 45, जो मैक्सिमम मार्क है हो जाएंगे उस एग्जाम के वो है 500। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मैक्सिमम मार्क है उस एग्जाम के वो हैं जो है 500, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 candidates fought an election, one of them got 69% of the total vote and won by 532 votes. What is the total number of votes polled? दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल वोटों का 69% वोट मिले और वह 532 वोटों से जीत गया। कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? तो अब देखिए जो क्वेश्चन बेस्ड है ये आपका इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब हम आते हैं इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चनों पर। तो अब देखो भाई जब इलेक्शन होता है तो भाई दो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है ना, एक जीतता है और एक हारता है। वोटिंग जो भी होती है वो 100% होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि एक जो आपका यहाँ पे जीतने वाला उम्मीदवार है वो 69%, उसको टोटल वोट का 69% मिला, तो भाई वोटिंग तो टोटल आपकी 100% हुई। तो अगर आप यहाँ पर मान के चलते हैं कि दो उम्मीदवार थे, एक ए था और एक बी था, ए को अगर जो है 69% वोट मिले तो बी को कितने मिलेंगे? तो आपने कहा भाई वोटिंग तो 100% हुई, तो बी को मिले 100 माइनस 69%, 100 माइनस 69% अर्थात इसको मिले 31%। कितने मिले? 31%। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भाई दो उम्मीदवार थे, वोटिंग आपकी 100% हुई और उस 100% की वोटिंग में जो एक उम्मीदवार जिसको हमने ए माना है उसको 69% मिले, दूसरा उम्मीदवार जिसको हमने बी माना है उसको कितने मिले? 31%। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है जिसको 69% वोट मिले हैं वह कितने वोटों से जीत गया है? वो जीत गया 532 वोटों से वह जीत गया। तो यहां पर अगर देखें तो आपका क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि भाई एक को मिले 69 जीतने वाले को, दूसरे को मिले 31। अब जो जीतने वाला है वो जीता है 532 वोटों से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 69 माइनस 31, 69 माइनस 31
69 माइनस 31% इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका 532। यही तो है कि भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो 532 है, क्योंकि एक जो जीतने वाला आप कैंडिडेट है उसको 532 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो अब यहाँ पर देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 38%। 38% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 532 के। अच्छा 38% को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं 19/50। 19/50 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 532। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 532 इंटू आपका 50 अपॉन में हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 90। तो यहां तक बात आपको क्लियर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। 38% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 19/50। ठीक है ना। अगर नहीं आपको डायरेक्ट लिखना आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1:2 तो क्या हो जाएगा 532 इंटू 100/38। ठीक है ना, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर दोनों से एक ही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे भी आप करें। अब देखो इसको, तो अब यहाँ 19 से इसको जो है कैंसिल कर लें, तो आपने कहा 19 2 जा होता है आपका 38 और 19 3 जा होता है 57, तो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 2 जा हो जाएगा आपका 38। 38 जब इससे माइनस करेंगे 53 से कितना आ जाएगा आपका, 13 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका जो नहीं 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 152 हो जाएगा। और 19 8 जा 152 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 28 इंटू आपका 50। 28 में जब 50 का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, और 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 हो जाएगा आपका 14। तो टोटल जो ओट्स है वो कितने हैं आपके 1400। टोटल जो ओट हैं वो है आपके 1400। ठीक है ना, टोटल जो वोटिंग हुई है वो हुई है 1400 की। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। वोटिंग तो आपकी 100% हुई, एक को 69 में दूसरे को 31 मिले, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 532 दिया। जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 532 वोट ज़्यादा उसको मिले हैं, तो यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस है उसके बराबर में हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू आपका 1400 आ जाएगा। तो जो आपके टोटल वोट पड़े हैं वो हैं आपके 1400। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए कॉलेज इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, one candidate got 55% of the total valid votes, 15% of the votes were invalid. If the total votes were 18,400, तो what is the number of valid votes the other candidate got? दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ, 15% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोट 18,400 थे तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं जिनके बीच भाई चुनाव हुआ, वोटिंग 100% हुई, लेकिन उसमें से 15% वोट इनवैलिड कर दिए गए। उनको कह दिया भाई ये तो मान्य है ही नहीं, इनको नहीं माना जाएगा। तो भाई जो हार जीत हुई वो तो वैलिड वोटों में ही हुई। तो अगर मैं बात करूं कि वैलिड वोट्स कितने थे, अच्छा इनवैलिड वोट का परसेंटेज कितना है, इनवैलिड वोट तो आपने कहा ये है 15%। टोटल वोटिंग जो हुई वो हुई 18,400, तो उसी में से तो 15% आपके इनवैलिड कर दिए गए। तो आप अगर बात करें कि वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं, तो आपने कहा कि भाई 18,400 का 85% ही तो वैलिड है, 85% ही तो वैलिड है। ठीक है ना, ठीक है।
भाई 85, चूंकि 15% इनवैलिड है तो 100 माइनस 15 85% ही तो वैलिड वोट हैं। तो यहाँ पर देखो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो आपने कहा ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब एक काम करो 184 में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो 85 का, कितना आ जाएगा, पहले 80 का कर लो तो 0, 8 4 जा 32, 3 आपका होल्ड हुआ, 8 8 जा 64 और 3 हो जाएगा 67, 8 1 जा 8 और 6 हो जाएगा आपका 14। अब 5 का कर दो, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 2 हो जाएगा 42, 5 1 जा 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 0 2 2 4 7 4 11 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्लियर है। एक बार जरा और चेक कर लो, 8 का मल्टीप्लाई करो तो 8 4 जा 32, 3 आपका होल्ड हुआ, 8 8 जा 64, 3 आपका 67, 6 होल्ड हुआ, 8 1 जा 8 6 हो जाएगा आपका 14, 5 4 जा 20 तो 0 2 आपका होल्ड हुआ, 5 8 जा 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 तो 2 यहाँ पे आया, 4 होल्ड हुआ, 5 1 जा 5 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है भाई, यहाँ पे आपका 9 आएगा, कितना आएगा 9। ठीक है, और अब 0 जोड़ 0 2 2 4 9 7 6 9 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। ठीक है, और 1 आपका होल्ड हो जाएगा, ये आपका 5 ये आपका 1। क्लियर, अब सही। तो यहाँ पे जो आपके वैलिड वोट हैं वो है 15,640 वोट ही वैलिड हैं, क्योंकि 15% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। अब देखो कह रहा है कि जो 2 उम्मीदवार थे उसमें से एक को जो वैलिड वोट थे उसमें से उसको मिले 55%। तो आपने कहा कि 2 उम्मीदवार आपने मान लिया ए और बी, एक को अगर 55% मिले वैलिड वोटों का तो दूसरे को कितने मिले, बी को कितने मिले। तो आपने कहा 100 माइनस 45 100 माइनस 55 100 माइनस 55% ये दूसरे को मिले। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 45%। कितना हो जाएगा आपका 45%। ठीक है भाई, 15% आपके इनवैलिड चले गए। तो अब ये मत सोचिएगा कि जो 55 मिले उसको 85 में से मिले हैं, नहीं, यहाँ पर एकदम क्लियर रखिएगा भाई, जो अब ये वैलिड वोट है 15,600 फिर से 100% के बराबर हो गए ना। तो उस 100% में से जो वैलिड वोट थे उसमें से उसको जो है 55 मिले, तो दूसरे को मिले 45%। तो पूछ रहा है कि दूसरे को जो है वैलिड वोटों की कितनी संख्या मिली। तो अब सिंपल सा है, बी का जो है आप बी को कितने वैलिड वोट मिले आप निकाल लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे बी की बात करें कि बी को कितने वैलिड वोट मिले, तो आपने कहा कि 15,640 टोटल वैलिड वोट थे, उसमें से जो है इसको 45% ही तो मिले। अब 45% को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 45% को आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा लिख सकते हैं कितना 5 से ले लो, 5 9 जा 45 5 2 जा 20, तो 9/20 लिख सकते हैं बिल्कुल। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 7 जा 14 बचेगा 1, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, 1 आपका होल्ड हुआ, 9 8 जा 72 और 1 हो जाएगा 73, 7 आपका होल्ड हुआ, 9 7 जा 63, 63 7 हो जाएगा आपका 70, 7038 जो है उसको वैलिड वोटों का वोट मिला। ठीक है ना, 7038 वोट ही उसको मिले। जो वैलिड वोट थे आपके 15,640, उसमें से जो दूसरा उम्मीदवार था उसको मिले 7038। तो अगर पूछता जीतने वाले को कितने मिले, तो इसमें इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, जो बचेंगे वो जीतने वाले को मिले। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट
78 votes were declared invalid. The winning candidate secures 52% and wins by 115 votes. The total number of votes polled is। दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 78 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार 52% हासिल करता है और 115 वोटों से जीतता है। कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? तो भाई जो दूसरा जो एक कैंडिडेट जिसको 52% वोट मिले हैं उसको वैलिड वोटों में से ही तो 52% मिले हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो कैंडिडेट हमने ले लिया ए और बी, दो कैंडिडेट ले लिया, एक ए ले लिया और एक हमने बी ले लिया, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें ए की तो ए को कितने परसेंट वोट मिले? तो आपने कहा ए जीत गया, ए को 52% मिले। तो बी को कितने मिलेंगे? तो आपने कहा 100 माइनस 52, 100 माइनस 52% जो है ये बी को मिले। तो आपने कहा इसको मिले 48%, इसको मिले 48%। भाई जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वैलिड वोटों का ही तो 52% मिला है। तो जो दूसरा उम्मीदवार जो हार गया उसको वैलिड वोटों का 48% मिला। अच्छा जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह 115 वोटों से जीता है। तो अब देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि अगर हम बात करें कि टोटल वैलिड वोट्स, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट कितने हैं? तो आपने कहा ये है आपका 52 माइनस 48% का जो डिफरेंस है वो बराबर में हो जाएगा 150, क्योंकि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 115 वोटों से ही तो जीता है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस 4% इक्वल्स टू 115। 4% को आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? तो आपने कहा 1/25, कितना लिख सकते हैं? 1/25 इक्वल्स टू 115। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 115 इंटू 25, कितना हो जाएगा ये? 25 5 जा 125, 12 आपका होल्ड हुआ, 25 1 जा 25, 25 और 12 हो जाएगा आपका 37, 37 में 7 आ जाएगा, 3 आपका होल्ड हुआ, 25 1 जा 25 और 25 और 3 हो जाएगा आपका 28। क्लियर है? 25 5 जा 125 तो 5 आया, 12 आपका होल्ड हुआ, 25 1 जा 25, 12 आपका 37, 3 होल्ड हुआ, 25 1 जा 25 और 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। हमें बताना है टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने हुए? टोटल वोट तो आपने कहा कि भाई 2875 ये तो आपके वैलिड थे और 78 जो है इनवैलिड वोट भी तो पड़े थे जिनको जो है इनवैलिड कर दिया गया। तो आपने कहा टोटल वोटिंग कितनी हुई? तो 8 5 13, 1 होल्ड हुआ, 7 7 14 और 1 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 1 बचा, 8 और 1 हो जाएगा 9, 2953 टोटल वोटिंग हुई। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल वोट जो पड़े वो थे 2953। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्शन अ टोटल ऑफ 6 लाख वोटर्स पार्टिसिपेटेड, अ कैंडिडेट गॉट 2,55,000 वोट्स which was 60% of the total valid votes. What was the percentage of invalid vote? एक चुनाव में कुल 6 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% था। तो पूछा गया कि भाई अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था? जो इनवैलिड वोट थे उनका परसेंटेज कितना है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई एक चुनाव में 6 लाख मतदाताओं ने भाग लिया और एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले जो कि कुल वैध वोटों का 60% था। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल वैलिड वोट कितने थे? टोटल वैलिड
टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो 60% है वो किसके बराबर में है, वो आपका जो है 60% बराबर में हो जाएगा आपका जो है 2,60% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2,55,000। होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है, क्योंकि जो उसको 2,55,000 वोट मिले वो वैलिड वोटों का था और वह वैलिड वोटों का जो है आपका 60% था। 60% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना आपका 3/5, 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 255,000। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 255,000 इंटू 5 अपॉन में हो जाएगा आपका 3 से इसको कैंसिल कर दो और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 8 जा हो जाएगा 24 और 3 5 जा हो जाएगा 15। इसमें जरा 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 0, 5 5 जा 25 और 5 4 जा आपका 5 8 जा 40 और 2 हो जाएगा 42। तो जो टोटल वैलिड वोट हैं वो है आपके 4,25,000। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इनवैलिड वोट है उनका परसेंटेज कितना है। तो अगर हम बात करें इनवैलिड वोट परसेंटेज का, इनवैलिड वोट परसेंटेज का, तो ये हो जाएगा जो है आपको कितना, तो आपने कहा 6 लाख माइनस 4,25,000 अपॉन में हो जाएगा आपका 6 लाख, अपॉन में हो जाएगा आपका 6 लाख। परसेंटेज निकालना है तो इनटू में हो जाएगा आपका 100। क्लियर है? अब जरा 6 लाख से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस करो भाई। तो आपने कहा कि 3 0 ये आ जाएंगे, 3 0 ये आ गए, ठीक है। और 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ कितना बचेगा आपका 5, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक। और ये आपका हो जाएगा इनटू में 100 और अपॉन में हो जाएगा आपका 6 लाख, ठीक है। अब जरा इसकी जीरो जरा कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा देखो जरा। तो जब आप जीरो कैंसिल करेंगे देखो 1 2 0 ये चले गए, 1 2 3 1 2 3, ठीक। क्लियर है? तो कितना बचेगा, ये बचेगा जो है आपका 175 अपॉन में 6 का जरा भाग दे दो। तो आपने कहा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 कितना बचेगा आपका 55 होगा, 6 9 जा 54 होता है, 1 बच जाएगा अपॉन 6, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो जो आपके इनवैलिड वोट थे उनका जो परसेंटेज था वो था आपका 29:1/6 परसेंटेज। तो ऑप्शन जो है आपका ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000, इट इंक्रीज्ड बाई 20% in the first year and by another 25% in the second year. What would be the population of the town after 2 years? एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, पहले वर्ष में यह 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 25% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए बहुत सिंपल सा है। अब देखो पहले वर्ष में 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 25% बढ़ी, तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है आपका 1/5। इसका मतलब हो गया कि पहले ये 5 थी, अब ये 1 बढ़ के कितनी हो गई आपकी 6 हो गई, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जब बात आएगी 25% की, तो 25% का मतलब होता है आपका 1/4। इसका मतलब पहले 4 थी, अब 1 बढ़ के कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। तो अगर हम बात करें कि टाउन पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, अगर हम बात करें कि टाउन पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर
2 ईयर, तो ये कितना आ जाएगा, अभी कितनी है तो आपने कहा 8000, पहले कितनी बढ़ी तो आपने कहा 20% था, 5 से 6 हो गई तो जाएगा आपका 6/5। अब जो है कितनी बढ़ी 25%, कितना हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, पहले भाई 20% बढ़ी 5 से 6 हो गई तो 6/5। अब फिर आपकी जो है 25% बढ़ी 4 से 5 हो गई तो 5/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है आपका 8000 इंटू हो जाएगा आपका 30 अपॉन हो जाएगा आपका 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा आपका 8, 4 3 जा हो जाएगा आपका 12, तो 12,000 जो है प्रेजेंट में उसकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी होगी, सॉरी आफ्टर 2 ईयर कितनी पॉपुलेशन होगी जो है 12,000, सॉरी प्रेजेंट नहीं क्या, आफ्टर 2 ईयर। प्रेजेंट में तो है 8000 लेकिन हर वर्ष बढ़ रही है ना, पहले वर्ष 20%, फिर अगले वर्ष 25%, तो आफ्टर 2 ईयर जो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 12,000, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए आपका जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 4%. The present population of the town is 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह हर साल 4% की दर से घटती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको दी गई है। अब गांव के लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन हर वर्ष 4% क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो 4% का मतलब कितना होता है, तो आपने कहा ये होता है 1/25। तो पहले यह 25 थी लेकिन अब घट के कितनी हो गई, 24 हो गई। भाई 1/25, तो पहले अगर 25 थी तो अब 1 घट के कितनी हो गई, 24 हो गई। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है भाई उस गांव की, ठीक है ना, पॉपुलेशन, तो आपने कहा 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो आपने कहा 62,500। हर वर्ष जो है 4% घट जाती है, अर्थात पहले वर्ष 24 से 25 हो गए, 25 से 24 हो गई, अगले वर्ष फिर से 25 से 24 हो गई, तो ये 24/25 हो जाएगी। क्लियर। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो आपने कहा यहाँ पे हो जाएगा 25 जा कितना हो जाए आपका 625, तो ये जाएगा 100, और ये हो जाएगा 100 इंटू आपका 24 इंटू 24 होता है आपका जो है 24 इंटू 24 होता है आपका 576, तो ये आ जाएगा आपका 57600। कितना आ जाएगा 57600, अर्थात अब जो करंट टाइम पे, जो प्रेजेंट टाइम पे उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 57,600, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 33:1/3%, तो बाई व्हाट परसेंट द कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। किसी वस्तु के भाव में 33.1/3% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो अब देखो प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना, और भाई एक जो आपका पैसा है जो आप खर्च कर रहे हैं वो पैसा आपका कांस्टेंट है कि भाई आपने एक राशि जो है फिक्स कर दी कि इतना पैसा ही मुझे खर्च करना है इस चीज पर, तो वो नहीं आपको बढ़ाना है। तो भाई जब प्राइस बढ़े तो फिर आपको अपना एक्सपेंडिचर अर्थात अपनी खपत कम करनी पड़ेगी ना। पहले अगर आप 1 kg जो है करते थे तो अब उसको कम करना पड़ेगा आपको, तो पूछ रहा कितने % कम करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आपको याद होगा
तो देखो 33:1/3% का मतलब कितना होता है, तो आपने कहा 1/3 होता है। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, प्राइस बढ़ गए तो जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो यहां पर देखो प्राइस जो है पहले 3 था, अब 1 बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। भाई पहले 3 था, अब 1 बढ़ के 4 हो गया, लेकिन जो आपकी मनी है वो फिक्स है। दुकानदार के पास जितना पैसा आप पहले लेके जा रहे थे उतना ही लेके गए, तो उसने कहा कि भैया अब इसके प्राइस तो बढ़ गए हैं। तो आपने कहा कि ठीक कोई बात नहीं भाई, जितना इतने रुपए में आता उतना दे दीजिए। उसने कहा कुछ मैं कम दूंगा, तो आपने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा जो पैसा है वो फिक्स है कि मैं इतना ही पैसा इसमें खर्च करूंगा। तो अब देखो भाई, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर पहले मेरा 4 था, अब मैं इसको कितना कर दूंगा, 3 कर दूंगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो मेरा खर्च करने वाला पैसा वो कांस्टेंट है। तो कितना परसेंट मैंने कम कर दिया, कितना परसेंट मैंने कम कर दिया, तो आपने जो है आपने 1 कम कर दिया, आपने 1 कम कर दिया किसके रिकॉर्डिंग में, 4th के रिकॉर्डिंग में। तो 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो कंजप्शन है वो आपको 25% कम करना होगा, जिससे जो आपका खर्च है, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आपका उतना ही रहे जितना आप पहले खर्च कर रहे थे। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, 12th नंबर का क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज रिड्यूस्ड बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट मस्ट इट बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो आपने कहा कि जो प्राइस है वो 20% क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। 20% का मतलब हो गया 1/5, अर्थात प्राइस पहले 5 था तो अब 1 घट के 4 हो गया। तो अगर हम बात करें तो देखो प्राइस पहले कितना था और ओरिजिनल प्राइस, तो आपने कहा कि प्राइस जो अब है वो जो है 5 से घटकर 4 हो गया, ठीक है। तो प्राइस जो है हमें अब जो है 4 से कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, बात मेरी समझ में आ रही है। अब जो प्राइस है भाई 20% घटकर जो है प्राइस आपका जो है घट गया, तो अर्थात 20% का तो हो गया 1/5। तो भाई पहले 5 था, वे घट के 4 हो गया। तो आपने कहा कि ओरिजिनल प्राइस को 4 से 5 लाना है फिर से जो है, तो आपने कहा कि अब आपको कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा, कितना परसेंट आपको जो है प्राइस को इंक्रीज करना होगा पहले ओरिजिनल प्राइस में लाने के लिए। तो आपने कहा 1 इंक्रीज करना होगा किसके रिकॉर्डिंग में, 5 के रिकॉर्डिंग में। बात मेरी समझ में आ रही है। पहले जो है आपने 5 से 4 कर दिया, अब फिर से 4 से 5 करने के लिए आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब 1 किसके रिकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, इस 5 के रिकॉर्डिंग में। तो 5 के रिकॉर्डिंग में तो 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। 1 कितना होता है आपका, 1/1 मिनट रुकिएगा, 1/5 नहीं होगा, ये कितना होगा 1/4। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमने गलत कर लिया है। यहाँ पे जो आप 1 बढ़ा रहे हैं भाई, देखो आपने यहाँ 4 से कितना कर दिया, अब आपको पहले आपका 5 था, 5 से आपने 4 कर दिया, अब 4 से 5 करना है। अब 4 से 5 करना है तो आपको 1 बढ़ाना है किसके रिकॉर्डिंग में, इस 4 के रिकॉर्डिंग में, सॉरी इस 4 के रिकॉर्डिंग में बढ़ाना है। तो 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%। 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आई भाई। जो आपने प्राइस 5 से 4 कर दिया, फिर से आपको ओरिजिनल में लाना है, अर्थात 4 से 5 लेके आना है। तो इस 5 को फिर से 4 बनाने के लिए, कह सकते हैं इस 4 को 5 बनाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको 1 इंक्रीज करना पड़ेगा।
और एक किसके रिकॉर्डिंग में इंक्रीज करना पड़ेगा, इस 4 के रिकॉर्डिंग में। तो 1/4 का हो जाएगा 25%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ द कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट विल ए हाउसवाइफ हैव टू रिड्यूस्ड हर कंजप्शन ऑफ ऑयल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम डज नॉट इंक्रीज। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। देखो बहुत सिंपल है, 25% का मतलब होता है आपका 1/4। ठीक है, तो आपने कहा कि प्राइस आपका बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, पहले 4 था, अब आपका 1 बढ़ गया, तो अब आपका हो जाएगा जो है बढ़कर 5। तो जो एक्सपेंडिचर है वो पहले आपका 5 था, अब एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 4। पहले खपत 5 थी तो अब खपत हो जाएगी 4। तो कितने परसेंट खर्च आपको कम करना पड़ेगा, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, आपने कहा 1 कम करना पड़ेगा। किसके रिकॉर्डिंग में, 5 के रिकॉर्डिंग में। 1/5 का मतलब होता है 20%, अर्थात आपको अपनी खपत 20% क्या करनी पड़ेगी, कम करनी होगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट डज ए फैमिली हैव टू रिड्यूस इट्स एनुअल कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली डज नॉट इंक्रीज। बहुत सिंपल है, देखो कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो आपने कहा 40% का मतलब होता है आपका 2/5। ठीक है, तो अगर हम प्राइस की बात करें और बात करें एक्सपेंडिचर की, तो आपने कहा प्राइस पहले 5 था, अब बढ़ के 7 हो गया। देखो 5 से बढ़ कितना हो गया आपका जो है 2 और बढ़ गया, तो 5 से 7 हो गया। तो अब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो पहले 7 था, अब आपका 5 हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर तो जो था आपका वो पहले 7 था, तो अब 5 हो जाएगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो आपने कहा यह 2 कम करना पड़ेगा। किसके रिकॉर्डिंग में, 7 के रिकॉर्डिंग में। इनटू आप 100 कर दो, तो 200/7। 200/7 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना बचेगा आपका 60 हो जाएगा। 7 8 जा आपका जो है 56, 4/7%। आपको जो है जो एक्सपेंडिचर है, जो अपनी खपत है, वो 28:4/7% कम करनी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे जो परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।